दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस्ड डिस्टरबेंस। ये जो टॉपिक होता है आपका मेडिसिन के अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है इसको समझना और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करना। लेकिन यदि हम इनका बेसिक जानते हैं कि एसिडोसिस क्या होती है, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस किसकी वजह से होता है, यदि हम इसके बेसिक्स यदि जान जाएं तो वो उनको सोल्व करना, उनको समझना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो इस वीडियो के अंदर वही करने वाले हैं जो इसके बेसिक्स हैं, जो आपका फाउंडेशन होता है वो तैयार करते हैं। आपको इनका मीनिंग समझ में आता है कि हाँ, मेटालोसिडोसिस क्या, रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस क्या, वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, जो नॉर्मल पीएच होती है बॉडी के अंदर वो होती है आपकी 7.36 टू 7.44। नॉर्मल माने तो 7.4 एवरेज, ठीक है। यदि आपका पीएच बढ़ती है तो अल्कलाइन बोलेंगे, यदि पीएच कम होती है तो एसिडिक बोलेंगे, ठीक है। ये सिंपल सी बात थी। जो आपका रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर वो होता है आपकी दो चीज़, कौन सी, जो एल्कलिक नेचर होता है, अल्कलाइन पीएच है, उसको नॉर्मली जो कंट्रीब्यूट करता है वो होता है बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। ये बात पता होना चाहिए आपको। और जो एसिडिक पीएच होती है वो होता है जो आपका CO2 है, वो उसका पार्शियल प्रेशर। तो CO2 आपका एसिडिक जो नेचर है पीएच का वो आपको ये कंट्रोल करती है, अल्कलाइन आपका बाइकार्बोनेट। और नॉर्मल जो इनका अमाउंट है वो बहुत जरूरी होता है। इसका नॉर्मल अमाउंट होता है बाइकार्बोनेट का वो 22 से लेकर 28 तक, यदि एवरेज माने तो 24, और विच का होता है 40 से 45, 40 टू 45। ये आपकी नॉर्मल रेंज हुई। ये जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं दोस्त, वो होते हैं कंट्रोल्ड बाई किडनी। किडनी से जो कोई चीज़ कंट्रोल होती है ना, वो उसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस आएगा उनको बोलेंगे हम मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, ठीक है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। और जो CO2 है वो कंट्रोल होती है लंग्स के द्वारा। यदि लंग्स की वजह से किसी पीएच के अंदर डिस्टर्बेंस आता है उसको बोलेंगे हम रिस्पायरेटरी डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये मेटाबॉलिक कार्बोनेट की वजह से, बाइकार्बोनेट की वजह से, और ये CO2 की वजह से रिस्पायरेटरी डिस्टर्बेंस। ये दो टाइप की हो सकती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये भी दो टाइप का, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। तो आपका यदि बाइकार्बोनेट आयन बढ़ जाता है मतलब आपका अल्कली का अमाउंट बढ़ गया, मतलब आपका अल्कलाइन की तरफ पीएच बढ़ गया तो अल्कलोसिस होगा, तो उसको बोलेंगे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। यदि बाइकार्बोनेट कम हो गया तो उसको बोलेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सिंपल सी बात है दोस्त, ठीक है। आपको ये पता ही होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है आपके फर्दर मेडिसिन के अंदर। जो आप क्वेश्चन सोल्व करोगे इनसे रिलेटेड डिसऑर्डर आएंगे उनको समझने के लिए। उसके बाद सेम ऐसे ही यदि CO2 का अमाउंट बढ़ जाता है मतलब एसिडिक आपको बढ़ेगा, उसको बोलेंगे रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। CO2 कम हो गया मतलब एसिडिक कम, नेचर कम हो गया पीएच का, तो मतलब एल्कलोसिस की तरफ चला गया, तो मतलब रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस। तो समझ में आया क्या, कौन सा किसकी वजह से एसिडोसिस होता है, किसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, किसकी वजह से रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होता है। तो ये कम से कम पता होना चाहिए। इसके बाद इसका रोल आता है आपका एसिड बेस डिस्टर्बेंस के अंदर एनायन गैप का। एनायन गैप क्या होता है, जो आपका कटायन है, कटायन और जो एनायन है उनका डिफरेंस होता है। नॉर्मल होता है आपका 6 to 12 और एवरेज माने तो 9। इसके ये क्या डिनोट करता है, ये जो एन मेजर्ड कट एनायन है जैसे फॉस्फेट, सल्फेट, लैक्टेट, एल्बुमिन, जो एन मेजर्ड एनायन है उनको इंडिकेट करता है। वो किस किस चेंज में चेंज होंगे, वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस चेंज में आपका एनायन गैप बढ़ेगा, किस कंडीशन के अंदर एनायन गैप नॉर्मल होगा, किस कंडीशन के अंदर एनायन गैप घटेगा। तो एनायन गैप बढ़ता है रीनल फेलियर के अंदर, डायबिटीज कीटोसिडोसिस के अंदर, लैक्टिक एसिडोसिस के अंदर, स्टारवेशन के अंदर। ये कुछ पॉइजनिंग है, मिथेनॉल, सैलिसिलेट, इथाइलेट ग्लाइकोल, इसके अंदर भी एनायन गैप बढ़ता है, ठीक है। ज़्यादातर कंडीशन है वो इस एनायन गैप बढ़ता है, लेकिन नॉर्मल किस किस के अंदर रहेगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस और डायरिया होता है, इसके अंदर आपका एनायन गैप नॉर्मल रहता है, ठीक है। दो कंडीशन आती हैं। इसके अलावा डिक्रीज कब होगा, इसकी दो कंडीशन है, मल्टीपल माइलोमा एंड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ये दो कंडीशन में कम होता है, इन दो कंडीशन में बढ़ नॉर्मल रहता है, और जितनी बाकी कंडीशन है नॉर्मल मेन वो आपकी उसके अंदर एनायन गैप बढ़ता है। तो दोस्त ये बात थी आपका एनायन गैप, और जो मेन था एसिड बेस डिस्टर्बेंस
कि ये होता क्या है, किसकी वजह से होता है, वो इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है कि आपको कैसे इनको समझना है, कैसे इनको याद रखना है। यदि आप इनको समझते हो तो आपको आने वाले जो मेडिसिन के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आप बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड इसके क्वेश्चन आएंगे एसिड बेस स्टूडेंट्स के अंदर, उनको सोल्व करना, उसको प्रोसीड करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो दोस्तों वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो जैसे आपको आने वाले वीडियो को पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।